हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंडअप। जी हाँ दोस्तों, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी और भी दूसरी सोर्सेज से वो सारी न्यूज़ जो यूपीएससी प्रीलिम्स और इसी तरह के एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। साथ ही साथ स्टैटिक का वो पोर्शन जो इन न्यूज़ के करंट अफेयर्स में आ जाने की वजह से अब रेलिवेंट हो गया है, उस सब पर एक सरसरी निगाह डालते हुए हम बहुत ही कम समय में आज की सारी करंट अफेयर्स से अगले कुछ ही मिनटों में अप टू डेट हो जाएंगे। ठीक है, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए चलते हैं आज की पहली न्यूज़ आइटम पर, जो कि मैं हमेशा अपने लैंडिंग पेज पर आपके फ्रंट पेज पर ही रखता हूं। देखिए कि आज टुडे इज़ द वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्याय का आज दिन है, जिसके लिए इंसाफ अक्षय कुमार की एक मूवी थी, अक्षय कुमार शिल्पा शेट्टी की, जिसका पोस्टर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल सिस्टम जो है, जिसके तहत इंटरपोल है, रेड कॉर्नर नोटिस जारी होते हैं और एक तरह से संधियां होती है, देशों के बीच में प्रत्यर्पण संधियां वगैरह होती हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी, उन सबको एक तरह से ऑनर करने के लिए, उन सबको फोकस में लाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं आज की पहली न्यूज़ आइटम क्या है। आज की पहली न्यूज़ आइटम है, देखिए, कोचिन शिपयार्ड इज़ बिल्डिंग ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक फेरीज फॉर नॉर्वेज। ठीक है, तो नॉर्वे देश के लिए कोचिन शिपयार्ड ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो ऑटोनॉमस, ये क्या कहते हैं कि ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक फेरीज बनाएंगे, है ना। कुछ दिन पहले, कुछ हफ्तों पहले इस न्यूज़ पर हमने डिस्कस किया था, जब इसका ट्रायल रन किया गया था कोचिन शिपयार्ड में। लोकली चलाने के लिए उन्होंने बिजली से चलने वाली फेरी, फेरी यानी देखिए पैसेंजर को ले जाने वाली नाव होती है, आप उसकी फ़ोटो यहाँ पर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, उसको बनाया था। और हमने देखा था कि 80 से 90% कम पर डे कॉस्ट पड़ रहा था। अगर आप डीजल वाली फेरी चलाते हैं तो जितना आपको पर डे कॉस्ट पड़ता, उसका 80 से 90% कम कॉस्ट पड़ रहा था बिजली वाली फेरी चलाने से। प्लस इसका एनवायरनमेंट पे बहुत ही अच्छा असर तो होगा ही होगा, कि एनवायरनमेंट में से कोई ऐसा एमिशन नहीं होगा जो कि एनवायरनमेंट के लिए घातक हो, है ना। तो देखिए, ये आम के आम गुठलियों के भी दाम वाली बात है। उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि जनरली एनवायरनमेंट को बचाने वाले किसी भी तरह की पॉलिसी की हम बात करते हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि उसमें कॉस्ट बढ़ जाता है, हमें ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। लेकिन ये पहली बार ऐसी हम कोई देख रहे हैं एनवायरमेंटल फ्रेंडली हम यहाँ पे कोई पॉलिसी देख रहे हैं जिसमें कि कॉस्ट कम हो जा रहा है। ठीक है, तो दुनिया भर में इस बात को सुना गया है। तो नॉर्वे की कंपनी है, उसने यहाँ पर 2 ऑटोनॉमस इलेक्ट्रिक फेरी बनाने का इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। कि जाहिर बात है कि अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है, वो समय पर बना के अच्छी क्वालिटी की इलेक्ट्रिक फेरीज दे देते हैं, तो आने वाले समय में उन्हें दूसरे देशों से भी इस तरह की फेरीज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि मिल जाए, है ना। तो देखिए, आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा कि कौन से देश के साथ कोचिन शिपयार्ड ने ऐसा कोई ट्रीटी साइन किया है, कोई एग्रीमेंट साइन किया है। तो नॉर्वे आपको नाम बताना है, या बोला जा सकता है कि कौन से ऐसे हमारे देश के शहर से नॉर्वे ने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया है अबाउट इलेक्ट्रिक फेरीज, तो आपको बताना है कोचिन शिपयार्ड। या फिर तीसरा सवाल पूछ देगा कि किस बारे में कोचिन और नॉर्वे के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, तो आपको बताना है इलेक्ट्रिक फेरीज। ठीक है, एक एक फेरी 125 करोड़ रुपए की है और इट इज़ डिज़ाइंड बाय नेवल डायनामिक्स नॉर्वे। ठीक है, द शिप्स वर डिजाइन यूजिंग ये सब, अब ये सब पॉइंट देखिए, बाकी जो पॉइंट है वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ये यहाँ पे कोची वाटर मेट्रो हैज़ इन्विजाज 10 आइलैंड में 15 रूट बना के वो चला रहे हैं इनको। द प्रोजेक्ट विल इंट्रोड्यूस एनवायरमेंटल फ्रेंडली बोट्स, है ना। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बता दिया है। अगली न्यूज़ देखते हैं, इंडिया इजराइल साइन अग्रीमेंट ऑन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी क्या है, आज की डेट में किसी को ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट और ऑनलाइन हमारा जो भी ट्रांजैक्शन होता है, बैंकों के डेटाबेस हैं, सरकार के डेटाबेस हैं, सरकार का आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन है, ठीक है, ऑनलाइन, इंटरनेट, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, इन सब को यूज़ करके साइबर ऐसा वर्ड यूज़ किया जाता है। इसमें अगर कोई दूसरा देश सेंध लगा दे, दूसरा देश यानी चाइना, इस देश में, इस फील्ड में, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, हैकिंग वगैरह की फील्ड में चाइना दुनिया में सबसे आगे है। चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देश सबसे आगे हैं और हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा भी चाइना इस वक्त बना हुआ है। तो इसलिए हमने बहुत, जैसे हम मिलिट्री के लिए वेपन खरीद रहे हैं, एयरफोर्स के लिए प्लेन खरीद रहे हैं, वैसे ही वी हैव रियलाइज द नीड टू ऑगमेंट आर साइबर सिक्योरिटी, है ना। तो इस फील्ड में और काफ़ी तरक्की की है इजराइल ने, तो इजराइल के साथ हम इस विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक एग्रीमेंट कर लिया है। किन किन के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, देखिए, इंडिया के जो एम्बेसडर हैं इजराइल में, संजीव सिंगला, और डायरेक्टर जनरल ऑफ इजराइल्स नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट, उनके यहाँ एक नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट उन्होंने बना के रखा है। साइबर सिक्योरिटी को वो कितनी गंभीरता देते हैं। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, एग्रीमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। देखिए, CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, इसके बारे में पढ़ के रखिए, कोई क्वेश्चन आ जाए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में। देखिए, ये तो बता दिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड INCD के अंडर में आता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। द एग्रीमेंट विल एक्सपैंड द स्कोप ऑफ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन बिटवीन द कंट्रीज
ऑन साइबर थ्रेट्स। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी वॉज आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ कोऑपरेशन बाय द लीडर्स ऑफ इंडिया एंड इजराइल व्हेन पीएम मोदी विजिटेड इजराइल इन 2017। 2017 में आइडेंटिफाई कर लिया गया था कि साइबर सिक्योरिटी के मुद्दे पे ये दोनों देश आपस में कोऑपरेट करेंगे, है ना। द कंट्रीज ऑल्सो साइंड साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स इन 2018। ऑल्सो लेफ्टिनेंट जनरल राजेश पंत, नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, विजिटेड इजराइल इन 2019 टू अटेंड साइबर वीक। तो आप देख सकते हैं 17 से 18 से 19 कैसे धीरे धीरे हमारा इंगेजमेंट इस मामले में बढ़ता चला गया। ठीक है, अभी इसका सिग्निफिकेंस क्या है? द कोविड-19 क्राइसिस इज चेंजिंग द वर्क कल्चर ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडस्ट्रीज एंड एंटरप्राइजेज आर मिनिमाइजिंग फिजिकल प्रेजेंस ऑफ देयर एम्प्लॉयज। दुनिया भर में कोरोना की वजह से ज़्यादातर काम ऑनलाइन हो रहा है। इस समय साइबर सिक्योरिटी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है ना। इंडिया में देखिए, दुनिया भर में जितने साइबर अटैक होते हैं, इंडिया 11वां उस रैंक में आ रहा है। ठीक है, वो तब है जब इंडिया में अधिकतर लोग तो इंटरनेट पे काम करते नहीं हैं, अधिकतर लोग इंटरनेट पे एक्सेस पाते नहीं हैं, है ना। तो तब हम दुनिया में 11वें हैं, वरना तो हम दुनिया में पहले आ जा सकते हैं। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन करेगा किस देश के साथ इंडिया ने साइन किया है साइबर सिक्योरिटी वाला अग्रीमेंट, तो आपको इजराइल मार्क करना है। थोड़ा ज़्यादा टफ क्वेश्चन अगर आपको दे दे तो बोलेगा कि किस एजेंसी के साथ हमने साइन किया है, तो इजराइल की नेशनल साइबर डायरेक्टोरेट जो है उसके साथ हमने साइन किया है। ठीक है, चलिए अगला न्यूज़ आइटम क्या है कि इंडिया हैज़ फॉर्म्ड एन एयर बबल विद यूएस, यूके, यूएई, जर्मनी एंड फ्रांस। ठीक है, ये 5 देश मिला के एक एयर बबल बनाएंगे। एयर बबल का क्या मतलब है? देखिए, दुनिया भर में इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद है, इनको धीरे धीरे रीओपन किया जाएगा, लेकिन हर देश के साथ हर देश के बीच में फ्लाइट चालू नहीं की जाएगी। अगर ये देखा जाएगा कुछ देशों के साथ हमारे कितने वाइटल रिलेशनशिप है, लोगों का आना जाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और उस देश में कोरोना की क्या स्थिति है ना, तो उसके बेसिस पे लोगों को आने जाने दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा एक बबल बना लेंगे कि यही जो 5 देश हैं ये आपस में एक दूसरे के साथ फ्लाइट करेंगे, है ना। अग्रीमेंट क्या है? अंडर द अग्रीमेंट साइन विद द कंट्रीज, यूनाइटेड एयरलाइंस एंड डेल्टा आर टू ऑपरेट फ्रॉम द यूएस। एयर फ्रांस से करेगा। नो यूके बेस्ड एयरलाइंस आर टू ऑपरेट टू इंडिया, रादर एयर इंडिया विल फ्लाई टू यूके, लुफ्थांसा ऑफ जर्मनी विल ऑपरेट फ्रॉम जर्मनी। ठीक है, ऐसे करके। तो इसमें अलाउ क्या किया जाएगा? इंडिया इज टू अलाउ ओनली ओवरसीज सिटीजन्स, इंडियन नेशनल्स एंड कार्ड होल्डर्स एंड अ सर्टन कैटेगरी ऑफ पीपल विद बिजनेस एंड डिप्लोमेटिक वीजा। People with valid tourist visa will not be allowed to enter India by the flights being scheduled, है ना। इंडिया में देखिए किन किन लोगों को आने दिया जाएगा। एक टफ क्वेश्चन अगर बनाया गया इस मुद्दे पर, ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन तो बनाया जाएगा कि किसके साथ एयर बबल बनाया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में और भी देशों को इस बबल में इन्वाइट किया जाएगा, तो ये आप यू हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दिस कंट्रीज़। ठीक है, उनका नाम आपको लिस्ट में आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको 1, 2 एंड 3, 3, 4 एंड 5 ऐसे करके मार्क करना पड़ेगा। अगर टफ कर दिया तो किस कैटेगरी के लोगों को आने दिया जाएगा। ठीक है, देखिए टूरिस्टों को नहीं आने दिया जा रहा है, टूरिज्म के लिए अभी समय नहीं है। कह रहे हैं कि एक तो जो ओवरसीज़ इंडियंस वगैरह हैं, जो भारतीय मूल के ही लोग हैं, भारतीय ही हैं, दूसरे देशों के नागरिक बन गए हैं, तो वो उनको आने दिया जाएगा, वो अपने फैमिली से मिलने आना चाहते हैं इस समय में। तो और प्लस कुछ सर्टन कैटेगरी ऑफ बिजनेस एंड डिप्लोमेटिक वीज़ा होल्डर्स, जिनके बहुत महत्वपूर्ण बिजनेस हैं और जो डिप्लोमेटिक वीज़ा यानी डिप्लोमेट्स हैं, उनको तो खैर आने दिया जाएगा ही। ठीक है, एयर बबल इज द टर्म कॉइंड ड्यूरिंग कोविड-19 टाइम्स। इट रेफर्स टू ट्रांसपोर्ट एंड पीपल कनेक्टिविटी बिटवीन स्पेसिफिक रीजन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, स्पेशली बिटवीन दोज रीजन्स वेयर कोविड-19 हैज़ बीन कंटेन्ड टू सिमिलर लेवल्स, है ना। अगर हमारे देश में जैसा हमने कंटेन किया हुआ है वैसा ही किसी दूसरे देश में कंटेंट है, तो हम उस देश के साथ एक बबल फॉर्म कर सकते हैं, रादर देन कोई और देश है जहाँ वो रैम्पेंट फैल रहा है। ठीक है, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई उस पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि वहाँ से डेटा भी जो आ रहा है क्या हालत है, तो वहाँ के लोगों को हम यहाँ नहीं आने देंगे। ठीक है, देखिए इसी कॉन्टेक्स्ट में वंदे भारत मिशन भी यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स स्ट्रैंडेड अब्रॉड। मोर देन 70,000 इंडियंस वर ब्रॉट बैक टू द कंट्री अंडर द मिशन। वंदे भारत मिशन, है ना, सागर मिशन, ऑपरेशन समुद्र, इस तरह के कई सारे ऑपरेशन मिशन वगैरह चलाए गए, सबके नाम आपको याद रहने चाहिए, जो कि किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगली न्यूज़ है अबाउट, देखिए, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। इसमें इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइन लॉन्च किया गया है बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज, हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। एनिमल हस्बेंड्री क्या है आप जानते हैं कि ये पशुपालन जो है उसका मंत्रालय है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा, तो उसके लिए फंड है। ठीक है, उस फंड को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, देखिए, द फंड विल हेल्प टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन टू 330 मिलियन टन्स। 2024 तक 330 मिलियन टन इन्होंने टारगेट रखा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्लानिंग टू इंक्रीज मिल्क प्रोसेसिंग अप टू 40%। देखिए, दूध के प्रोडक्शन में इंडिया ऑलरेडी दुनिया के एकदम टॉप कंट्रीज़ में आता है, इफ़ नॉट दी टॉप कंट्री इन मिल्क प्रोडक्शन। लेकिन मिल्क प्रोसेसिंग अब हम करना चाहते हैं, दूध जो बनता है वो वेस्ट ना हो, हम उसका प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेच सकें, तो उसके लिए हम अप टू 40% यानी लगभग 1.5 गुना हम मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी कर देना चाहते हैं। उसके लिए टेक्नोलॉजी लगेगी, पूंजी लगेगी, है ना, मैन पावर लगेगा, एंटरप्रेन्योरशिप लगेगी, लेकिन इससे एम्प्लॉयमेंट और कैपिटल जनरेशन का भी ये एक सोर्स बन सकता है अगर हम इसके लिए कोई एक अच्छा मॉडल डेवलप कर सकें तो, है ना, और रूरल एरियाज़ में जहाँ पर सबसे ज़्यादा इस चीज़ की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये जो फंड है, इट विल फैसिलिटेट इंसेंटिवाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स टू इस्टेब्लिश इंफ्रास्ट्रक्चर
फॉर डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग। तो ये देखिए इन एरियाज़ में जो मैंने बताया फंड लगेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर रहना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज रहना चाहिए, टेक्नोलॉजी मशीनरी रहनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए ये फंड पैसे देगा। ये फंड जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बनाया गया है। 15,000 करोड़ इसके लिए अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट द्वारा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टू सेट अप क्रेडिट गारंटी फंड ऑफ ₹750 करोड़ टू अचीव द टारगेट्स इन द डेयरी सेक्टर। क्रेडिट गारंटी फंड के बारे में हम हर दूसरे दिन बात करते हैं और मैं आपसे हर बार कहता हूं कि क्रेडिट गारंटी फंड्स जो हैं हमारे देश में, उनके ऊपर ज़रूर एक ना एक एमसीक्यू आएगा ही आएगा। सब पर आप पढ़ के शॉर्ट नोट बना के आप प्रिपेयर्ड रखिए, है ना। क्रेडिट गारंटी क्या होता है ये भी मैं कई बार बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियोज़ में। और ये जो फंड है ये नाबार्ड द्वारा मैनेज किया जाएगा, ठीक है। इस पर अगर एक टफ क्वेश्चन आया तो देखिए वो ये आएगा कि इसको नाबार्ड मैनेज करेगा, है ना, कोई भी जो फंड है, ठीक है। उद्यमी पोर्टल देखिए इसके अंदर बताया गया है अंडर सिडबी, है ना। अब ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उद्यमी जो पोर्टल है, उद्यम जैसा कि मैं कहता हूँ हिंदी संस्कृत जो जानते हैं वो ये इन शब्दों से ही पकड़ लेंगे कि ये क्या है, ठीक है। उद्यम का मतलब ही होता है इनिशिएटिव, यानी ये बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, इस तरह की चीज़ों से आप इसको लिंक कर सकते हैं। ये जो है सिडबी के अंडर ऑपरेट करेगा ये पोर्टल जो है। और एंड फॉर द इट इज़ ओपन फॉर द बेनिफिशियरीज ऑफ द इनिशिएटिव टू रजिस्टर ऑनलाइन, ठीक है। जो भी इसमें हम आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत ये 1500 करोड़ रुपए बांटने वाले हैं। उद्यमी पोर्टल में लोग जाके रजिस्टर करेंगे, पीपल विलिंग टू इस्टेब्लिश डेयरी एंड मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स, उनको देखिए लोन मिलेगा। और उसकी गारंटी देने के लिए क्रेडिट गारंटी फंड यहाँ पर 750 करोड़ का किया जा रहा है। 15,000 करोड़ का लोन दिया जाएगा, उसमें से आधे की गारंटी गवर्नमेंट ले लेगी। इससे देखिए 750 करोड़ तक की गारंटी है, बाकी आधी गारंटी आपको देनी पड़ेगी। इंडिया इज करंटली प्रोड्यूसिंग 188 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क, ठीक है। ऑफ दिस ओनली 20 to 25% आर कमिंग अंडर प्रोसेसिंग सेक्टर, ठीक है। 25% मान लीजिए अगर अभी आ रहा है तो उसका 1.5 गुना करके उसको मान लीजिए कि आप समझिए 40% के आसपास उसको हम लोग कर देंगे कि जितना भी दूध बने उसका 40% हम प्रोसेस कर लें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग टू इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड प्रोसेसिंग कैपेसिटी ऑफ द कंट्री। तो जितना दूध बनेगा देखिए प्रोसेसिंग हो जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। 1 लीटर दूध आप मार्केट में बेचेंगे 40 रुपये लीटर, 50 रुपये लीटर, लेकिन अगर उससे आप 1 लीटर दूध से जितना मक्खन बनाएंगे, घी बनाएंगे और भी कोई प्रोसेस चीज़ आप अपने मिल्क पाउडर बना लिया अगर, तो वो काफ़ी रेट पे बिकेगा, प्लस काफ़ी समय तक उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट का शेल्फ लाइफ बढ़े, इसमें हम प्रोसेसिंग करें, है ना। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज जो आएंगे मैं आपको बता चुका हूँ, आपको नोट करके रखना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। खेती से रिलेटेड मैं आपको बता चुका हूँ, खेती और मजदूरों से रिलेटेड जो भी पॉइंट आप देखें, आप मान के चलिए बहुत सारे उनसे क्वेश्चंस इस बार एमसीक्यू में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है देखिए, इट इज़ अबाउट आर्मी क्लैंपिंग डाउन ऑन द यूज़ ऑफ स्मार्टफोन्स। क्या मतलब है इसका? क्लैंप डाउन का मतलब क्या होता है कि थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं इसको, है ना। ये नहीं कि आर्मी ने स्मार्टफोन बैन कर दिया है। देखिए जवान कहाँ कहाँ पोस्टेड रहते हैं हमारे देश के फौजी जो हैं, तो अगर वो अपनी फैमिली के साथ वीडियो कॉल पर बात भी नहीं कर पाएंगे तो ये तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो जाएगी उनके साथ, वो ना करके। लेकिन सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है, रिसेंटली बहुत सारे इस तरह की होती है कि जवान किसी से बात करते हैं ऑनलाइन, किसी से, वो लोग उनको फंसाते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं, ये वो, उनसे कुछ हल्की फुल्की जानकारी ये वो, या हैक करके उनकी लोकेशन से इन्फॉर्मेशन कैसे भी करके, ये बहुत ही वाइटल देखिए मिलिट्री का एरिया होता है, तो उनसे जानकारी ले ली जाती है, ठीक है। ये क्या बताया जा रहा है देखिए, द आर्मी हैज़ इश्यूड अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स, एक कोड ऑफ कंडक्ट जैसा उन्होंने जारी किया है। हाईली प्लेस्ड सोर्सेज इन द आर्मी रिवील दैट द काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट्स ऑफ military intelligence have been asked to be more proactive in detecting violation of protocols for social media and smartphone. Military intelligence, जो मिलिट्री की खुद की इंटेलिजेंस विंग है, उनकी काउंटर इंटेलिजेंस विंग जो है, उनको बोला गया कि भाई आप देखिए, आप अलर्ट रहिए कहाँ पर इन सोशल मीडिया वाली चीज़ों को लेके वायलेशन हो रहा है, ठीक है। द गाइडलाइंस हैव spelled out strict actions to be taken against violators under provisions ऑफ आईपीसी, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्मी एक्ट, आईटी एक्ट, इन सब के तहत। और पीरियोडिक चेक करते रहेंगे कि यहाँ पर क्या है कि ऑफ द फॉर्मेशन कमांडर्स, इसको चेक करते रहेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड देखिए, हाउएवर सर्टेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स विल बी अवेलेबल फॉर यूज अंडर रेस्ट्रिक्टेड कंडीशंस। स्काइप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम एंड सिग्नल कैन बी यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ जनरल नेचर विद acquaintances. Similarly, participation on Twitter, YouTube and Quora has been permitted but only for passive participation to obtain information. वहाँ पर आप जाके कुछ लिख नहीं सकते हैं, ट्विटर, यूट्यूब और कोरा पे आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, देखना है देखो, अपना इन्फॉर्मेशन कुछ वहाँ पे मत दो। पर्सनल हैव ऑल्सो बीन अलाउड टू अपलोड रेज्यूमेज ऑन लिंक्डइन फॉर पोटेंशियल एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉइज, बट प्रायर परमिशन फ्रॉम द मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टोरेट विल हैव टू बी टेकन, ठीक है। लिंक्डइन पर अपना प्रोफाइल डाल सकते हैं, लेकिन पहले से मिलिट्री इंटेलिजेंस से परमिशन लेके। पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैव बीन यूटिलाइजिंग सोशल मीडिया फॉर एक्सेसिंग क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया, पाकिस्तान इसको इस्तेमाल कर रहा है। ब्लैंकेट बैन हैज़ ऑलरेडी बीन इम्पोज्ड ऑन कैरिंग स्मार्टफोन्स टू important conferences and briefings, and smartphone usage has been regulated within headquarters and units. पहले इस पे काफ़ी ज़्यादा ये सब चीज़ें की जा चुकी हैं, ठीक है। इसमें आपको देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू करके आ जाएगा। आर्मी में ये सब चीज़ें रेस्ट्रिक्ट कर दी है स्मार्टफोन के जरिए, ये पॉइंट है। बाकी एमसीक्यू से रिलेटेड तो कोई पॉइंट आई डोंट थिंक इतना टफ कोई पूछेगा कि
क्या है इसमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस, कि यूट्यूब पे आप जाके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं पर दे नहीं सकते, इतना टफ नहीं पूछा जाएगा आपसे। फिर भी याद करके रखिए, अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो भी आप इस पर आंसर कर देंगे, ठीक है। अगली न्यूज़ देखते हैं। देखिए अगली न्यूज़ क्या है, ये 5G नेटवर्क क्या होता है, इससे रिलेटेड यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस ने आज द वर्ड मीन्स करके एक ऐसा कॉलम दिया है ना। तो इसमें 5G से रिलेटेड ज़रूर आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं साइंस एंड टेक के अंडर में। क्या हुआ है, ये न्यूज़ में क्यों आ गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के CMD मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया है कि कंपनी का जो टेलीकॉम वेंचर है जियो, वो हैज़ डिजाइंड एंड डेवलप्ड एन इंडिजिनस 5G solution which is ready for deployment once networks are in place, which can be deployed by other telecom operators as a complete managed service and which can also be exported globally। तो 5G इम्प्लीमेंट करने के लिए जियो हैज़ कम अप विद इट्स ओन प्रोडक्ट। सीधी सी बात ये है, ठीक है। 5G क्या होता है? 5th जनरेशन ऑफ लेटेस्ट अपग्रेड इन द लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन मोबाइल ब्रॉडबैंड नेटवर्क। LTE करके आप हमेशा अपने कई बार अपने मोबाइल के जो टावर दिखाता है उसमें आपने देखा होगा LTE लिखा रहता है। उसका फुल फॉर्म क्या है देखिए, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। याद रखिए, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ नेटवर्क जो थे 1G जिसको बोलेंगे, उसमें सिर्फ वॉइस कॉल होता था। फिर 2G में क्या हुआ कि टेक्स्ट मैसेज वगैरह आ गया। 3G में वेब ब्राउजिंग ऑन मोबाइल डिवाइसेज आ गई, ठीक है। 4G में क्या हुआ, इंप्रूव्ड ऑन 3G स्पीड एंड लेटेंसी। लेटेंसी क्या होता है देखिए, अनदर MCQ वर्दी पॉइंट। लेटेंसी मतलब एक डिवाइस जो है वो नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने में कितना टाइम लेता है। याद रखिए, डिवाइस नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट करने में कितना टाइम लेता है, ठीक है। वो इंप्रूव हो गया 4G में। 5G में तो एकदम ही कम हो जाएगा, ठीक है। जितना पहले था उसका 1/5 रह जाएगा, 20%, यानी 5 गुना आपकी लेटेंसी स्पीड बढ़ जाएगी, है ना। इंडिया में टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर और इक्विपमेंट वेंडर जो है उन्होंने लैब ट्रायल कंप्लीट कर लिया 5G नेटवर्क कंपोनेंट्स का, लेकिन अभी फील्ड ट्रायल करना बचा है ना। विच हैड बीन इनिशियली शेड्यूल्ड लास्ट ईयर, लेकिन लास्ट ईयर का हो नहीं पाया, कोरोना वगैरह आ गया तो, ठीक है। टेस्ट स्पेक्ट्रम वगैरह उनको मिलेगा। फिर सर्विस प्रोवाइडर्स हैव ऑलरेडी टाइड अप विद इक्विपमेंट मेकर्स लाइक नोकिया, एरिक्सन वगैरह फॉर डिप्लॉइंग 5G नेटवर्क्स, है ना। तो जियो इन 5G क्या बोल रहे हैं, व्हेन रिलायंस अनाउंस्ड इन्वेस्टमेंट बाय अमेरिकन चिप मेकर क्वालकॉम इन जियो, इट हैड सेड दैट इट विल डीपन टाइज टू सपोर्ट जियो प्लेटफॉर्म्स ऑन इट्स जर्नी टू रोल आउट एडवांस्ड 5G इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज फॉर इंडियन कस्टमर्स, है ना। तो और देखिए, बीइंग 5G रेडी ग्लोबली कंपनीज सच एज AT&T, T-Mobile एंड वेरिजॉन हैव बीन डिप्लॉइंग 5G नेटवर्क्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज आर डिप्लॉइंग 5G नेटवर्क्स, हैव ऑलरेडी डिप्लॉयड 5G नेटवर्क्स। ये एक टफ क्वेश्चन आपसे साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है। देखिए AT&T, T-Mobile, वेरिजॉन और भी गूगल करके रखिए और कौन कौन सी कंपनीज हैं, ठीक है। वन ऑफ द मेजर इंप्रूवमेंट्स इन 5G इज दैट यूज ऑफ बीम ट्रैकिंग टू फॉलो ऑल डिवाइसेज ऑन द नेटवर्क टू इंश्योर कंसिस्टेंट कनेक्शन इन रियल टाइम, ठीक है। बीम ट्रैकिंग क्या है, इसको भी आप पढ़ के रख सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया रजिस्टर्स अ स्टीप डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक डेवलपमेंट है। हम देख सकते हैं, ये ग्राफ देखिए आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है MMR का, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। प्रत्येक 1 लाख लाइव बर्थ्स, अगर बच्चा जीवित है तो प्रत्येक 1 लाख ऐसे इंसिडेंट्स में जब बच्चा जीवित पैदा होता है कितने में माता की मौत हो जाती है ना। तो उसको मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। वो देखिए 200 मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो 220 से 1 लाख में 2012 था वो, 2007 से 9 में अभी घट के 113 हो गया है ना। आधे से भी कम ये हो चुका है, आधा हो चुका है लगभग। तो बहुत ही ये खुशी की बात है। द मैटरनल मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, 5 साल से कम उम्र के कितने बच्चे 1000 में आपके यहाँ मर जाते हैं। एंड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जच्चा कहते हैं, जच्चा बच्चा आपने दूरदर्शन में ही शायद सुना होगा कि जो जन्म देने वाली माँ है उनकी जो मृत्यु हो जाती है, ये कितनी ज़्यादा है, इससे पता चलता है कि आपका देश कितना विकसित है ना। जितने गरीब देश हैं, जितने अल्प विकसित देश हैं, उनमें ये रेशियो आप देखेंगे ज़्यादा होगा, और जितने भी विकसित देश हैं उनमें ये रेशियो बहुत ही कम होगा, ठीक है। ये इंडिकेटर है कि आप कितने गरीब हैं, कि आपके यहाँ माँ बच्चा जब पैदा होते हैं तो जन्म देने की प्रोसेस में उनकी जान चली जाती है, क्योंकि ये जन्म देने का प्रोसेस कोई बीमारी तो है नहीं किसी की डेथ हो जाए इसमें, है ना। लेकिन अगर आपके यहाँ टेक्नोलॉजी और नो हाउ इस तरह का नहीं है, आपके देश के पास इतने संसाधन नहीं है कि आप ट्रेंड लोगों को जन्म हो रहा है वहाँ पर डिप्लॉय कर सकें, तो फिर उसी से ये डेथ्स वगैरह होंगी। तो इससे पता चल जाएगा कि आपका देश ज़्यादा विकसित नहीं है, ठीक है। तो ये आप याद रखिए कि हमारी ये जो रेशियो है ये कम होते गया है, फिलहाल 113 पे आ गया है ना। द MMR ऑफ वेरियस स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द बुलेटिन इंक्लूड आसाम, बिहार, देखिए आसाम में सबसे ज़्यादा MMR चल रहा है 215, और तमिलनाडु में 60 है ना। केरला में 43 है। तो सबसे कम ये
केरला में है। जनरली इस तरह के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले इंडिकेटर केरला में कम रहते हैं। मैटरनल मोर्टालिटी इन अ रीजन इज अ मेजर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन इन द एरिया। एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मैटरनल डेथ इज द डेथ ऑफ अ वुमन वाइल प्रेग्नेंट और विद इन 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि अगर 42 मान लीजिए अबॉर्शन किया गया जिसे कहेंगे, तो अगर उसके 42 दिन के अंदर भी उस औरत की डेथ हो जाती है तो इसको मैटरनल मोर्टालिटी रेट में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ है, सुप्रीम कोर्ट टू एग्जामिन केरला एक्ट ऑन एनिमल एंड बर्ड सेक्रीफाइसेस। देखिए केरला में ऐसा कानून बनाया गया है कि जानवरों को सेक्रीफाइस, बलि देना जिसे कहते हैं, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जो कि एक 1968 का कानून है, वो कहता है कि अगर खाने के लिए आप जानवर को मार रहे हैं तो वो लीगल है, लेकिन किसी रिलीजियस अगर आप चीज़ के लिए आप करेंगे तो ये इलीगल है ना। 1968 के आसपास ही केरला में दुनिया की सबसे पहली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट पावर में आई थी, है ना। और ये एक बाकायदा कम्युनिस्ट, आप देख सकते हैं आइडियोलॉजी इस एक्ट के पीछे है कि भाई ये धर्म वगैरह क्या होता है ना। धर्म के लिए आप बलि दे रहे हैं तो ये तो एक सामाजिक कुरीति है, पर अगर इंसान को ज़िंदा रहने के लिए जानवर खाना पड़े तो क्यों नहीं है, क्योंकि इंसान का ज़िंदा रहना, इस तरह से ये कम्युनिस्ट वाली जो थिंकिंग है तो ये है। मैं इस थिंकिंग के अगेंस्ट या फॉर में कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है, ये लॉ, ये सोच कहाँ से आ रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबडे हेडिंग अ 3 जज बेंच हाईलाइटेड द डाइकोटॉमी। डाइकोटॉमी बहुत अच्छा वर्ड है, देखिए विरोधाभास जिसे कहते हैं, इसको आप अपने आंसर राइटिंग में और एसेज में, इंटरव्यू में आप यूज़ कर सकते हैं। इन एनिमल प्रोटेक्शन लॉ दैट अलाउज किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर फूड बट डज नॉट परमिट किलिंग ऑफ एनिमल्स फॉर ऑफर टू अ डीटी एंड देन कंजम्पशन। ठीक है, अगर बलि दे के आप खा रहे हैं तो ये नहीं अलाउ किया जाएगा, पर अगर ऐसे ही खा रहे हैं तो अलाउ किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है कि ये प्रिवेंशन, और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट ऑफ 1960 ये अलाउ करता है किलिंग ऑफ एनिमल्स बट प्रोहिबिट्स क्रुएल्टी टू एनिमल्स। तो कह रहे हैं क्या जान से मारना क्रुएल्टी नहीं है क्या? ठीक है, ये ज़ाहिर, देखिए समाज में जो लोग रहते हैं वो ज़रूर समझते हैं कि इनमें एक डिफरेंस है। यहाँ पर चीफ जस्टिस ये बात ज़रूर उठा रहे हैं कि भाई जानवरों को मारना भी तो क्रुएल्टी है, वो बात ठीक है, पर जानवर को मार के खाना, जैसे कहीं मुर्गा कटता है, मटन कटता है, वो उसको समाज में कहीं भी क्रुएल्टी नहीं माना जाएगा। हाँ, जैसे कहीं हमने कुछ दिनों पहले ये वायरल वीडियो हुआ था कि मेडिकल के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने कुत्तों को काफ़ी ऊँची फ्लोर से फेंक दिया था और उनकी जान चली गई थी, है ना, बिना मतलब, नीडलेसली मस्ती कर रहे हैं, बच्चों को मतलब कुत्ते के पपीज़ को फेंक दिया उन्होंने ऊपर से, उनकी जान चली गई। दैट इज़ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, बिना मतलब वो क्रुएल्टी कर रहे थे। ठीक है, या जैसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में जानवरों पे टेस्टिंग होती है, बहुत ज़्यादा रेगुलेट करके किया जाता है उसको, है ना। या जानवर आप पाल रहे हैं, उनको ऐसे कंडीशंस में रख रहे हैं जो उनके लिए एकदम भी हॉस्पिटेबल नहीं है, दैट इज़ क्रुएल्टी। मार के खाना तो देखिए अब यही है, इंसान मार के खाता है जानवर को, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जो है कह रहे हैं भाई ये कानून में इस तरह से एक क्लियरली एक डिमार्केशन होना चाहिए कि कब किलिंग, क्रुएल्टी, ये सब कहाँ पर कैसे हो जा रहा है। ठीक है, बोल रहे हैं कि अगर मंदिर के अंदर भी कोई किसी जानवर को मार दे और कहे कि नहीं हमने बलि नहीं चढ़ाई, भगवान को चढ़ाई नहीं है, हम खा ले रहे हैं सिर्फ इसे, तो सच तो वो कानून के अगेंस्ट जाएगा नहीं, है ना। तो ये देखिए, ये इस कानून के लिए बात हो रही है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स मैंने बताया, इनसे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू बनाया आपको जा सकता है। बाकी मेंस पे क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है एथिक्स से रिलेटेड पेपर में, या फिर आपको GS2 में भी ये पेपर ये पूछा जा सकता है, ऐसे तो आ ही सकता है। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ पे चलते हैं। प्लाज्मा डोनर्स इन आसाम में गेट प्रेफरेंस इन जॉब्स। इसमें से कि प्लाज्मा डोनर्स आप जानते हैं जिनको कोरोना होकर वो ठीक हो चुके हैं, उनके ब्लड में एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, तो उनसे ब्लड प्लाज्मा लेके हम प्लाज्मा बैंक बनाएंगे और जो लोग बहुत सीरियसली बीमार हैं कोरोना से, उनके ब्लड में इंजेक्ट कर देंगे तो वो काफ़ी रेशियो में ठीक हो जाते हैं, है ना। तो लेकिन कई लोग देना नहीं चाहते प्लाज्मा, ब्लड डोनेशन ही अपने आप में बहुत लोग नहीं करते हैं, ब्लड से प्लाज्मा निकाल लेंगे, लोग घबरा गए रहते हैं। प्लस जो अभी कोरोना से बचा है मान लीजिए, तो वो वैसे ही घबराया हुआ, उसे लग रहा है पता नहीं क्या हो जाए, मैं फिर से बीमार पड़ जाऊँ, भगवान जाने, तो नहीं देना चाहते हैं। इसके लिए नज थ्योरी NUDGE, नज थ्योरी के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, गूगल करके पढ़ के शॉर्ट नोट बना के रखिए, उसको अपने आंसर्स में ऐसे में इंटरव्यू में यूज़ करिएगा। नज थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इकोनॉमिक सर्वे में भी बार बार इसका जिक्र होता रहता है आजकल। ठीक है, एक नज थ्योरी के तहत ही किया जा रहा है आसाम में। कह रहे हैं कि जो प्लाज्मा देगा उसको हर तरह की हम सुविधाएँ प्रोवाइड करेंगे, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, उसको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दे देंगे, गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस दे देंगे, गवर्नमेंट स्कीम में कहीं किसी स्कीम में लोन मिल रहा है, कहीं अनाज मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, हर तरह से प्रेफरेंस हम देंगे। ठीक है, इस तरह से वो लोगों को इनकरेज कर रहे हैं कि भाई अपना प्लाज्मा आप दो, है ना। आपसे एमसीक्यू क्या पूछा जाएगा, कौन से स्टेट में ऐसा प्रेफरेंस इन जॉब्स दिया जा रहा है प्लाज्मा डोनर्स को, आपको आंसर देना है आसाम। ठीक है, आने वाले दिनों में अगर और भी स्टेट्स इसमें ऐड हो जाते हैं तो कीप अ नोट ऑफ दैट, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। अगली न्यूज़ है, ईरान हैड गॉन साइलेंट ऑन रेल प्रोजेक्ट इंडिया। ठीक है, ये न्यूज़ आप पूरी पढ़ लीजिए डिटेल में। हुआ क्या है, चाबहार पोर्ट जो है इंडिया का बहुत सेलिब्रेटेड, एकदम मतलब जिसे कहते हैं ब्लू आइड बेबी था, और उसमें एक रेल वाला प्रोजेक्ट था, उससे जो देखिए उसे इंडिया को बाहर कर दिया गया, चाबहार जहेदान।
ठीक है। जो रेल प्रोजेक्ट था उसे इंडिया को बाहर कर दिया गया है, लग रहा है चाइना के साथ ईरान मिलकर अब बना देगा उसको। उसके बाद क्या हो रहा है, ओएनजीसी का फॉरेन आर्म जो है ओएनजीसी विदेश लिमिटेड, उसको भी अब फरजाद बी गैस फील्ड एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया गया है, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट कर दिया था। कुल मिला के हो ये रहा है, इंडिया और ईरान के संबंध देखिए ख़राब होते जा रहे हैं। गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं कि ईरान की गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो गई थी, ईरान प्रिकेरियस फाइनेंसेस एंड द यूएस सैंक्शंस सिचुएशन एज द रीजंस फॉर द डिसीजन ऑन इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स इन ईरान विच वुड बोथ बी अंडरटेकन थ्रू लोकल कंपनीज इंस्टेड। अब वहाँ की लोकल कंपनीज करेंगी, इंडियन कंपनी नहीं करेगी, ठीक है। तो आपसे बिल्कुल ये पूछा जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, में बता देंगे कि चाबहार जहेदान रेलवे प्रोजेक्ट से इंडिया निकल चुका है, और ये जो फरजाद बी गैस फील्ड है, किस गैस फील्ड से ओएनजीसी जो है बाहर कर दिया गया है, तो आपको बताना है फरजाद बी, ईरान में ये हो रहा है, ठीक है। चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है इंडिया के लिए, और हर तरह से मेंस में, प्री में, इंटरव्यू में, ऐसे में आपसे इसके बारे में बात हो सकती है। इंडिया का ईरान एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। कुछ देश हैं हमारे जो सिविलाइजेशनल पार्टनर से कई सालों से, और स्ट्रेटेजिकली मिलिट्री स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो हमारे पुराने एलाई हैं। ईरान एज अ शिया मुस्लिम कंट्री जो कि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड रहा है पुराने समय में, बहुत उन्होंने हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह सप्लाई किए हैं। ईरान हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, उसके साथ हमारे अगर संबंध खराब होते हैं तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए एक और ये एक छोटा सा पॉइंट है, अभी सचिन पायलट से रिलेटेड अगर आप न्यूज़ रोज़ फॉलो कर रहे हैं तो सचिन पायलट जी जो है राजस्थान में, ऐसा लगा था कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देंगे और भाजपा में शामिल हो जाएंगे अपने साथ काफ़ी विधायक लेके, और जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ, कमलनाथ जी की सरकार गिर गई थी, वैसे ही राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार भी गिर जाएगी ऐसा लग रहा था। लेकिन अंततः उतने ज़्यादा विधायक उनके साथ आए नहीं, 25 विधायक ही उनके साथ आए, और ऐसा लगा कि अशोक गहलोत जी की सरकार तो फिलहाल बची गई है ना। तो इन्होंने भी कह दिया कि मैं पार्टी भी नहीं छोड़ रहा हूँ और भाजपा में भी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के लोगों ने कहा, जो अशोक गहलोत का कैंप, वही अब ऑफिशियल कांग्रेस है, उन्होंने कहा कि जो 25 विधायक इनके साथ चले गए थे उनको पार्टी ने अपनी मीटिंगों में बुलाया था दिखाने के लिए कि अगर आप इस मीटिंग में आ रहे हैं तो आप अशोक गहलोत के साथ हैं, सरकार के साथ हैं, वो तो आए नहीं, तो व्हिप जारी किया गया था, वो नहीं आए, इसलिए अब उन्हें सदन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, है ना। तो अब यहाँ पर ये लोग हाईकोर्ट चले गए हैं ये कहने के लिए कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, अगर असेंबली में कोई मीटिंग है, असेंबली में किसी चीज़ पर वोट होना है, डिस्कशन होना है, तो पार्टी व्हिप जारी करती है कि सबको मौजूद रहना है और ऐसा ऐसा वोट करना है। उसमें जो नहीं मानता है उसे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। पर ये तो असेंबली में मीटिंग हुई नहीं, ऐसे ही कई विधायकों को कहीं सरकारी दफ्तर में किसी होटल में अगर इकट्ठा कर लिया, उसे व्हिप जारी करना नहीं कह सकते संवैधानिक तौर पर, तो इसलिए हमें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। इसके बारे में बात यहाँ पर ये हो रही है, देखिए कि अभी तो उनको डिस्क्वालीफाई किया ही नहीं गया है, तो कह रहे हैं कि जब तक कोई स्पीकर इस तरह का फैसला न ले, स्पीकर या चेयरमैन, तब तक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं, 10th शेड्यूल जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हमारे संविधान में, उसमें कई चीज़ें मेंशन है, लेकिन एक बार अगर स्पीकर या चेयरमैन फैसला ले ले तब उस पर जुडिशियल रिव्यू हो नहीं हो क्या हो, ठीक है। एक 28 साल पुराना जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, कियोतो होलोहाम वर्सेस जाचिलू एंड अदर्स। अगर देखिए एक बहुत ही टफ क्वेश्चन बनाना हुआ तो इस जजमेंट का नाम देकर पूछ लेगा कि ये किस बारे में है, तो आपको बताना है इट इज़ रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। क्या बोल रहे हैं उस वो जो था जजमेंट, उसमें क्या बोला गया था कि जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट बी अवेलेबल एट अ स्टेज प्रायर टू द मेकिंग ऑफ अ डिसीजन बाय द स्पीकर चेयरमैन एंड अ क्वियाटी में, ये इस तरह का कोई लैटिन वर्ड है, एक्शन वुड नॉट बी परमिसिबल नो वुड इंटरफेरेंस बी परमिसिबल एट एन इंटरलॉक्यूटरी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। इंटरलॉक्यूटरी स्टेज यानी जब बातचीत चल रही है। द ओनली एक्सेप्शन फॉर एनी इंटरलॉक्यूटरी इंटरफेरेंस बीइंग केसेस ऑफ इंटरलॉक्यूटरी डिस्क्वालिफिकेशंस और सस्पेंशंस व्हिच मे हैव ग्रेव इमीडिएट एंड इरिवर्सिबल रिपरकशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस। इस तरह से किसी मामले पर मान लीजिए वोटिंग होने वाली है, किसी महत्वपूर्ण मामले पर बहस होने वाली है, और उस समय लग रहा है कि किसी को मतलब सस्पेंड कर दिया गया है और उस पर स्पीकर फाइनल कॉल बाद में लेंगे, ऐसा कुछ करके, तब वहाँ पर कोर्ट इंटरवीन कर सकती है ना, पहले से नहीं कर सकती, ठीक है। दे हैव अप्रूव्ड द Rajasthan High Court challenging the constitutionality of paragraph 21A of the 10th schedule which makes voluntarily giving up membership of a political party liable for disqualification, ठीक है। तो थैंक यू गाइज, ये थी आज की करंट अफेयर्स की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा अप्रोच पसंद आया होगा, है ना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियोस को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि यूपीएससी प्रिपरेशन से रिलेटेड और किस तरह की वीडियोस आप मेरे चैनल पर देखना चाहेंगे। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।